डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाना है। ये नहीं कि ठंड लग रहा है तो रजाई में पड़े पड़े देख रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। आपको खुद मेहनत करना है कि क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्वयं सॉल्व करना होगा और समझना भी स्वयं ही होगा। तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और कॉपीज में स्वयं लगाना है, खुद से लगाना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप खुद से सही कर ले रहे हैं। तो 2021 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने हमारे पास भी है यहाँ पर। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। OMR शीट कैसे भरना है ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। और 2022, 2023 इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे इनको भी हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए समझते हैं यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। तो 41 से लेकर के 60 तक टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। हर बार 20 क्वेश्चंस ही आते हैं। और इसमें जो 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं वे हम बाद में कराएंगे। और जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं वे भी हमने कराए हुए हैं कई सारे, लेकिन आप चाहें तो उनको जाकर देख सकते हैं, अन्य भी करा दिए जाएंगे। तो फर्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है आप भी पढ़िए और आप भी सॉल्व करिए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है? तो पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे तब आगे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको सिंपल लग सकते हैं और कुछ हार्ड भी लगेंगे, लेकिन जैसे भी क्वेश्चंस है सॉल्व तो करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो इसलिए बढ़िया से सॉल्व करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि एक रेडियो है, उसका अंकित मूल्य क्या होता है? छपा हुआ मूल्य, जितना मूल्य उस रेडियो पर लिखा हुआ है। अब वो स्टिकर अपने से भी दुकानदार लगा देता है और उसमें दाम बढ़ाकर लिख देता है और कहता है कि इस पे मैं छूट दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ और आपको कुछ पैसे कम देने पड़ेंगे। आप खुश हो जाते हैं और ख़रीद लेते हैं, लेकिन रियल में वो मूल्य बढ़ा कर लिखा गया रहता है। फिर भी दुकानदार को लाभ होता ही होता है, फायदे में जरूर रहेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। तो देखो, मान लो रेडियो 100 रुपये का था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 100 रुपये पर लगाना आसान रहता है। 100 रुपये का है, 3/4 पर खरीदा, ठीक, ये माने हैं, यहाँ पर माना है, ठीक है। रेडियो का मूल्य है, रेडियो का मूल्य कितना है? 100 रुपये। तो इतना आपको कहानी नहीं लिखना रहेगा, आपको मन में ही वहाँ पर छोटा सा लिख देना है कि 100 रुपये हैं और उसके बाद सॉल्व करने शुरू कर देना है। तो 100 रुपये का रेडियो है, 100 का मतलब गुणा 3/4, 3/4 में एक खरीदा है। तो ए के लिए जो CP है, रियल में मान लो छपा हुआ मूल्य 100 रुपये था, ठीक, तो इसका कितने में खरीदा है? 3/4 में 4 कम 4, 4 से घटेगा 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 75 रुपये में यह खरीद लिया है। CP है ए के लिए, ठीक, कॉस्ट प्राइस। और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। तो खरीदा है 75 रुपये में और बेचते कितने में रहा है? अंकित मूल्य का, ये अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य, इसी को 100 रुपये माने थे। तो 100 रुपये का रेडियो है, 100 रुपये का रेडियो लिखा हुआ है, तो 100 रुपये के सामान को कितने रुपये में बेचता है? 20% अधिक में। 20% यानी कि 100 रुपये पर 20% बढ़ाकर बेच रहा है। तो 100 + 20 कितना हो जाएगा? 120 रुपये में बेच रहा है। अगर 100 रुपये का सामान है और 20% बढ़ा रहा है तो 120 हो जाएगा। तो 100 रुपये के सामान को खरीदा था 75 में, 75 रुपये में खरीदा है और 100 रुपये के सामान को ही जो लिखा हुआ उस पर उसको बेच रहा है 120 में। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अब बताओ। तो देखोगे कि 75 रुपये का खरीदा है और 120 रुपये का बेचा है, यही चीज़ साफ साफ कहना चाह रहा है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 75 रुपये यहाँ पर खरीदा है तो 75 माइनस कर दो, कितने रुपये का लाभ हुआ? लाभ कितने रुपये का हुआ? SP में से CP को माइनस करने मिलता है, तो यहाँ घटा देते हैं। तो 5 और यहाँ पर 7 4 11 45 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ बट्टे यहाँ पर परसेंटेज लाभ, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बट्टे CP यानी कॉस्ट प्राइस 75 रुपये इंटू
100 इतने रुपए। ठीक, तो यहाँ पर इसको परसेंटेज में लाते हैं तो काट देते हैं, 15 से कटेगा, 15 तियाँ 45, 15 पचे 75, 5 एकम 5, 5 20 है 100, 20 तियाएँ 60, ऊपर का ऊपर उड़ा 60%। तो 60% का लाभ होगा इसको, सिंपली यही है। ठीक, आंसर को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने से कहीं कहीं x मानना पड़ सकता है, कहीं कहीं आपको 100 मानकर भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में 100 मानना सिंपल रहता है, इसलिए हमने 100 मानकर लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज से ही परसेंटेज में लाना था। तो यहाँ से ये चीज़ लग जाएगा 60%, सी वाला ऑप्शन सही है, 41 का सी वाला ऑप्शन आंसर होगा। आते हैं 42 पर, 42वें क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पहले जो दिया था अंकित मूल्य उसको 100 माने, फिर उसको कितने रुपए में ये खरीदा था, 3/4 में खरीदा था। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 75 रुपये, यहाँ पर हमने निकाल दिया। फिर यहाँ से देखें कि 20% लाभ पर बेचा है, अंकित मूल्य के 20% लाभ पर, यानी अंकित मूल्य 100 रुपये है, उसका 20% बढ़ाकर बेचा है तो 120 पर बेचा है। दोनों में कितने का अंतर है, 45 रुपये का, परसेंटेज में ला दिए हैं। ये फार्मूला आपको याद ही होगा कि लाभ इक्वल टू लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य यानी कि CP इंटू 100। ठीक है, ये फार्मूला लगाए हैं यहाँ पर, आ गया है। अब आते हैं 42 पर, क्वेश्चन नंबर 42। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या है। तो यहाँ समझ रहे होंगे 3/5 भाग, विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं ये नहीं दिया है, कुल कितने नहीं दिया है। इसको हमने शॉर्ट ट्रिक से लगाना भी कई शॉर्ट वीडियोज में बताया है, उसको आप देख सकते हैं। इसको भी शॉर्ट से ही लगा सकते हैं और बड़े लॉन्ग मेथड से भी शॉर्ट्स में लगाते हैं। देखो 3/5 है ना, टोटल बच्चों का 3/5 भाग क्या है, बॉयज़ हैं, लड़के हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना बेटर रहता है, बी से बॉय समझ लीजिए, जी से गर्ल समझ लीजिए। तो 3/5 भाग लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां 2/5 होंगी। क्यों, क्योंकि 5 में से 3 ठे लड़के हैं, तो 5 में से 2 लड़कियां होंगी, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 5 में से 2/5 भाग। ये तो पार्ट में दिया है। फिर कह रहा है तथा लड़कियों की संख्या 800 है। लड़कियों की संख्या जो है नंबर्स में देखा जाए तो 800 के बराबर है, यानी कि 5 में से 2 लड़कियां हैं। टोटल बच्चे अगर 5, ये टोटल हैं, 5 कितने हैं, टोटल हैं। 5 में से 3 थे लड़कियां, लड़के और 2 लड़कियां हैं, तो 2 लड़कियां 2 गर्ल्स यानी कि 800 के बराबर। 2 गर्ल्स 2 यूनिट गर्ल्स यानी कि 800 के बराबर। 2 से 800 कटेगा, 400 आएगा। ठीक, तो एक यूनिट मतलब 400। तो टोटल क्या पूछा है, लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़के कितने यूनिट हैं, लड़के 5 में से 3 यूनिट हैं, 2 यूनिट लड़कियां मतलब 800, तो 1 यूनिट मतलब 1 मतलब 400, यही नहीं हुआ, आधा आ जाएगा। और अगर 1 यूनिट मतलब 400, तो 400 3 यूनिट लड़के हैं तो बॉयज़, 3 बॉयज़ हैं तो 3 गुणे 400, 4 तियाएँ 1200 लड़के होंगे, 1200। सी वाला ऑप्शन इसका भी होगा। ठीक है, तो ऐसे लगा सकते हैं इसको, दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। एक्स मान के कहोगे कि टोटल बच्चे मान लेते हैं एक्स हैं, एक्स का 2/5 भाग, 3/5 तो लड़के हैं, तो 2/5 भाग लड़कियां होंगी, तो एक्स का 2/5 लड़कियां जो कि बराबर हैं 800 के। एक्स टोटल बच्चे हैं, यहाँ लिख दोगे, माना टोटल बच्चे, कुल बच्चे लड़के लड़की मिला के एक्स हैं। ठीक, तो x का 2/5 बराबर लड़कियां हैं 800। इसको सॉल्व करोगे, 5 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 800 गुणे 5, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेगा, तो x 2 से कटे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 400, 4 पचे 20, 2000। यक्स बराबर आया 2000। टोटल बच्चे कितने हैं, 2000। हमको लड़कों की संख्या पूछा है और 2000 में से 800 लड़कियां ये दिया ही है, तो 800 लड़कियों की संख्या घटा दो, 0 0 8 2 10, 1200 लड़के तब भी आ जाएंगे। ठीक, तो ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी। ये वाला सिंपल रहता है, यूनिट्स में लाकर लगा सकते हैं कि 2 यूनिट यानी 2 पार्ट मतलब 800, तो 1 पार्ट मतलब 400, तो 3 पार्ट लड़के हैं तो 3 चौक 1200। ठीक, ऐसे लग जाएगा। 43 पर आते हैं, 43 क्वेश्चन। इसको पढ़ करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए क्या आंसर आता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। एक वस्तु 7,500 में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत है। ये तो बहुत ही सिंपल है जी। 7,500 में खरीदी जाती है, सीपी हो गया, क्रय मूल्य कहते हैं प्रेम से, और 8,400 में बेची जाती है, 8,400 में बेची गई, एसपी हो गया। ठीक, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों दिया है। लाभ प्रतिशत पूछा है, क्या रुपए का लाभ हुआ पहले ये बताओ। तो क्या रुपए का लाभ हुआ, घटा दो, यहाँ नीचे लिखकर घटा देते हैं। ठीक, 7,500 का था, 7,000 का लगभग, और 8,000 का बेचा गया है, तो जरूर लाभ ही हुआ है। जीरो में से इसको हटा देते हैं, जीरो में जीरो गया, जीरो जीरो 9 5 14 कट गया, तो यहाँ पर आ गया 900 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टे सीपी इंटू 100। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या है, लाभ बट्टे सीपी इंटू 100। तो 900 रुपये का लाभ हुआ है बट्टे सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या है, 7,500 में खरीदा गया था, गुणे 100। ठीक, तो यानी कि 7,500 के सामान पर 900 रुपये का फायदा हुआ। तो परसेंटेज में कितने का हुआ, 0000 कट गया, और इसे काट देंगे तो 75 से 15 75, 15 6 का 90, 60, 12 5 5 5 बढ़ यहाँ से 12%। कितना आएगा, 12% लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। 43 का भी कौन सा है, सी वाला। सब सी वाला ही आ रहा है। अब आते हैं 44 पर, क्वेश्चन नंबर 44। इसको सॉल्व करो। दिया गया है कि 154 गुणे 18 बराबर 2,772, तो 27.72 डिवाइडेड बाई 1.8 का मान क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको लगाने के लिए भी हमने शॉर्ट में बताया है, आज फिर से बता देते हैं। क्या करना है, 154 गुणे 18, 154 का 18 में गुणा करें तो बराबर क्या मिलता है, मिलता है 2,772। ठीक, फिर कह रहा है कि 27.72 को डिवाइड करें 1.8 से तो क्या मिलेगा। अब देखो, है वही चीज़ें, 2,772 यही सब चीज़ें यहाँ भी हैं, 18 यहाँ है, यहाँ भी है, 154 नहीं है तो इधर आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना, ये 18 का इसमें गुणा करने पे ये मिल रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 18 तो क्या मिलेगा, तो ऐसे दिखेगा 2,772 बट्टे 18 बराबर 154। यानी 18 से 2,772 में भाग दें, ये कहीं ना कहीं 28 में छिपा है, और अगर इसे काट दें तो 154 बार में कटेगा। लेकिन 18 यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पर दशमलव दिया है। अब दशमलव को हटाएंगे, दशमलव से यहाँ पर हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 10 का गुणा, एक दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक, तो 10 का गुणा, एक जीरो वाले से गुणा, ऊपर भी नीचे भी एक अंक कूद जाएगा और आ जाएगा 277.2 अपान, नीचे आएगा एक अंक कूदेगा तो 18। जीरो ने अपना काम कर दिया, 10 ने जो है अपना काम कर दिया, एक अंक कूद गया। अब 18 से अगर इसको भाग दें, दशमलव के बाद लास्ट में कितना अंक बचा है, एक अंक, तो यहाँ पर इससे अगर इसको काटेंगे, इससे अगर इसको काटते हैं तो क्या मिलता है, 154, 154 ये तो मिलेगा, लेकिन दशमलव के बाद लास्ट में एक अंक है, तो लास्ट में एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे, यही है आंसर। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है। एक लॉजिक इसमें यही लगता है कि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और ऐसे ही इसमें भी दशमलव हटा करके उसके जैसा बना करके भी ला सकते हो या ऐसे भी ला सकते हो। ठीक, हो जाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका होगा बी वाला, ये थोड़ा अलग आया, बी वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, इसलिए हम भी जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। ठीक, दिमाग उतनी तेज चलना चाहिए, क्योंकि आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे और उतने टाइम फ्रेम में 2 घंटे में करना रहेगा, और उसमें भी आपको मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस, जिसमें जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल लगेंगे, कुछ हार्ड लगेंगे। तो कैसे कर पाओगे, क्वेश्चन को समझना भी है और करना भी है उसी दिन सॉल्व, तो कुछ में मानना भी पड़ सकता है, कुछ अन्य चीज़ें तो कुछ में टाइम लगेगा। तो एवरेज एक प्रकार से बनाकर चलना है कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने। ठीक, तो इसलिए 40 से 45 मिनट में अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, उससे ज़्यादा लगता है तो भी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए और स्लो करिए, क्योंकि अभी आपके पास 15-20 दिन हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया है,
यदि x अपान 25 इक्वल टू 196/x है तो x बराबर है। तो देखो इसमें स्क्वायर रूट वाला सिंपल सा लॉजिक लगेगा तो लग जाएगा। तो कैसे लगाएंगे, कह रहा है x अपान 25 इक्वल टू 196/x है, तो x इक्वल टू क्या होगा। ठीक, कैसे करोगे, तो इसमें देखोगे x यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल रहेगा। तिरछा गुणा कर दोगे, x का गुणा x में, तो x गुणे x क्या होगा, x का स्क्वायर। जैसे 5 गुणे 5 करते हो तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 × 5 = 25 होगा और 5 का स्क्वायर भी 25 होगा। पावरवा जो है एक ये जुड़ जाएगा, पावर 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 25 तो हो जाएगा। ठीक इसी तरह से x इंटू एक्स जो है ये क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 25 का गुणा 196 में, तो 25 गुणे 196 ये इधर आ गया, इक्वल टू उधर चला गया। अब ध्यान देना, इसको गुणा मत करने लग जाना, नहीं तो टाइम लगेगा, टाइम बचाना है। x² है, उधर जाएगा तो स्क्वायर क्या करेगा, एक काम करते दोनों रूट ले लेते हैं। रूट ले लिए अपने से, रूट क्यों लिए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। हमको x बराबर चाहिए, x का स्क्वायर नहीं चाहिए, x का स्क्वायर तो मिल ही गया। तो x इक्वल टू क्या आएगा, रूट में 25, रूट से 25 बाहर आएगा तो दिखेगा 5, इसका बच्चा क्या मिला 5 इंटू 196 का स्क्वायर रूट, ये भी रूट के अंदर ही है तो ये भी बाहर आएगा तो ये दिखेगा 14। ठीक, 14, 14 × 5 = 70, x इक्वल टू क्या आया 70 आया 70। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। सिंपल है, तो ये क्वेश्चन सिंपल था। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस थोड़ा चाहिए, पता रहे कि कैसे यहाँ पर शुरुआत करना है। x का गुणा इधर तिरछा गुणा करके ही करना है, फिर रूट से बाहर ला देना है, सिंपली आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट आपको याद रहना चाहिए, स्क्वायर से याद रहने चाहिए, 1 से 20 तक तो स्क्वायर से याद ही रखना है। ठीक, हमने पिछले बताया भी है कि क्यों ज़रूरी है अन्य वीडियोज़ में, और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं क्या इसका इस्तेमाल तुरंत करना है, नहीं तो निकालने लगे तो टाइम लगेगा और टाइम हमको बचाना है। 45 क्वेश्चन तक हो गया, 46 पर आते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर 46 शुरुआत में थोड़ा कम चल रहा है। हाँ, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। दोगुनी हो जाए, जैसे मैं किसी को 100 रुपये दिया, जब वो वापस करने आया तो हमको 200 रुपये दिया, लेकिन कितने साल में यह देखना पड़ेगा, और कितने कह रहा 16 वर्ष में दोगुना दिया है। तो 16 वर्ष में हमने 100 रुपये दिया, 16 साल बाद लाया तो हमको 200 रुपये दिया, यानी कि 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया। तो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, 100 रुपये हमने दिए थे, 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया, 200 रुपये मिला कर दिया है, तो यह जो 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है वह क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और आपके सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट ही है बस। तो साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। एक रेट चार्ज करते हैं कि इस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ते जाएगा। ठीक, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो जो चीज़ गायब रहता है उसको समझे देंगे। जैसे हमने किसी को x रुपए दिए थे, कितने रुपए दिए थे, x रुपए, इसको कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं, मूलधन, जो रुपए उधार दिए हो। और इस पे जो दर है, रेट, दर नहीं मालूम, इसको r परसेंटेज ही मान लेते हैं, r। और जो समय है, टाइम, यह दिया, समय कितना है 16 वर्ष, कितना है 16 वर्ष। और यह पैसा हो कितना जा रहा है, जितना हो जा रहा है उसको कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो जब लौटाने आए तो 2x लौटाया, यानी कि x रुपए जितने दिए थे उसका डबल 2x हो गया। कितना बढ़ गया था, 2x में से x रुपए घटा दो तो x रुपए, यानी कि स्वयं का दुगुना हो गया था, तो स्वयं बढ़ गया था, उतना रुपया और बढ़ गया था। तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100 इक्वल टू ब्याज। यही होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। याद करते हैं PRT अपन 100। उसी तरह से मूलधन क्या था, x रुपए, दर क्या है r, दर नहीं मालूम, x भी नहीं मालूम, समय क्या है 16 वर्ष, और अपान 100 जब वापस किया तो ब्याज कितना मिला हमको, x रुपए, जितने रुपए दिए थे उतने रुपए ही ब्याज भी मिला, एक्स्ट्रा भी मिला। तो x इधर मल्टीप्लाई कर रहा, r हमको निकालना है, उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो अपान में x लगे कट जाएगा, तो इसीलिए यहीं से यहीं काट दिए, 1 आ गया, x से कम x, x से कम x। ठीक है, r यहाँ गुणा कर रहा है, इसको काट देते हैं, तो 4 × 4 = 16,
4 25 100, 25 से कम 25, 25 आर में डिवाइड कर रहा है ऐसे दिखेगा 4r अपान 25 इक्वल टू 1, 25 से कम 25 हो जाएगा, ठीक है। और 4r में गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा भाग, तो अपान 4 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा r। ये जो है 25/4 इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का पहाड़ा पड़ो 25 के नजदीक, 4 6 24 1 25, तो आ गया 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, 46 का है ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, हो जाएगा। इस तरह से करना था आपको, सिंपल इसी फार्मूले में रखना था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। दो चीज़ें गायब हैं, एक तो अपने आप कट जाएगा, 2 गुना कहेगा तो यक्स बढ़ गया है, 3 गुना कहेगा तो 2x बढ़ गया है ना, 3 गुना हो गया, 100 रुपये दिए थे 300 हो गया, तो कितने का डिफरेंस है 200 का, 200 रुपये एक्स्ट्रा दिया है तो यहाँ 2x रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से लगाते हैं। आते हैं अब 47 पर, ये समझ में आया होगा कैसे लगाना है, और जो जो चीज़ें थी ये भेजने आना चाहिए। ये आपको अलजेब्रा में पढ़ने को मिलेगा, अगर नहीं समझ में आता है कैसे लगा है तो अलजेब्रा वाला वीडियो देख सकते हैं। आगे, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। 349 गुणे 51 प्लस 632 भागा 31, 349, ठीक, और इंटू 51 है 51, फिर क्या है प्लस 632 डिवाइडेड बाई 31, ठीक। अच्छा बताइए 31 दूनी क्या होता है, 31 दूनी 62, 31 से अगर हमको इसको काटना रहे, लगभग मान पूछा है लगभग में, तो 31 दूनी 62 होता है, लेकिन अगर सबको लगभग में बदल दें तो सिंपल हो जाएगा। तो इसलिए सबको आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जैसे कहें कि हमारे पास 349 रुपये थे, हमारे पास 349 रुपये थे 349, तो इसको लगभग में किसके नज़दीक कर सकते हैं कि हमारे पास लगभग 350 रुपये थे, तो इसको 350 मान सकते हैं, इंटू 51 रुपये हैं, किसी के पास 51 रुपये हैं, ठीक, तो 51 रुपये यानी कि लगभग 50 रुपये हैं, कर सकते हो, प्लस तो किसी को ज़्यादा कर दे रहे हैं, किसी को कम कर दे रहे हैं, ऐसे ये 600 यहाँ पर कितना है 32 है, और यहाँ 31 है, 31 दूनी क्या होता है 62, तो 31 गुणे 2 करें तो 62, ठीक, तो 620 के नज़दीक इसको लिख सकते हैं। या अगर दोनों के अप्रोक्सीमेट करें तो इसके बाद 6 के बाद ये सब 5 से छोटे छोटे हैं, तो इसको 600 के करीब लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि 632 रुपये हैं किसी के पास, उसको लगभग में कह सकते हैं 600 रुपये हैं, डिवाइडेड बाई 31 रुपये हैं किसी के पास, तो उसको क्या कह सकते हैं कि 30 रुपये के करीब है, ठीक। काट देते हैं, 30 से ये कट जाएगा, 0 0 कट गया, 3 दूनी 6 20 बार में, ठीक है। 30 से 600 में भाग दोगे, 30 से 0 0 कट गया, 3 दूनी 6 0 20 आया, ये 20 आया, 50 के गुणा इसमें कर दो, तो 1 0 2 0, कैसे गुणा करो 2 0 और पीछे से गुणा कर दो, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 15 2 17, प्लस ये कितना है 20, 17,500 में 20 जोड़ दो तो 17,520, इतने रुपए, तो ये आएगा लगभग में 17,520। कौन सा ऑप्शन है बी वाला, देखो इसके नज़दीक वाला मिल गया, बी वाला ऑप्शन सही होगा, हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में लाना है लगभग मान, तो इसीलिए लगभग में ला देंगे हैं निकटतम में। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, यह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। औसत देखो, औसत क्या होता है, कहते हैं ना स्ट्राइक रेट कितनी तेज़ी से खेल रहा है, उसी तरह से एक होता है कि एवरेज क्या है ना, वो कितने रन एवरेज बना रहा है, तो उससे पता चलता है खिलाड़ी कैसा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी में 0 पर आउट हो गया, किसी में 10 रन बना दिया, किसी में शतक लगा दिया, तो इन सबको जोड़ करके टोटल कितने मैचेस खेले उससे डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना एवरेज है उसका। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा मेथड है, इसको 2 लाइन में लगा सकते हैं, 2 लाइन में, लेकिन हम थोड़ा सा समझा कर बताते हैं। देखो 24 पारियों में कितना रन बनाया, 28 का औसत है, 24 मैचेस का जो औसत है ठीक, वह 28 है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया, फिर कह रहा 25वीं पारी में कितना बनाए कि औसत 29 हो जाए। 25वां मैच जो खेलेगा, 25
25 मैच का जब टोटल एवरेज लेते हैं, एक और मैच खेला, अब 25 से डिवाइड करके जब लाते हैं तो 29 आता है। अभी मत कहना कि 1 रन एक्स्ट्रा मारा है, नहीं, ओवरऑल कितना रन मारा है उसमें से ओवरऑल जो 25वें मैच में खेला है ना, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तब पता चलेगा कि कितना रन मारा होगा 25वां मैच में। ठीक, 24 मैच खेला तो 28 के करीब कुछ रन बनाया है, तो 24 गुणे 28 कर दोगे तो योग मिलेगा कि 24 मैच में कितना रन बनाया टोटल, तो ये योग मिल रहा है, योग मतलब जोड़। ठीक, और ऐसे ही 25 गुणे 29 कर दोगे तो इसी में एक और मैच जोड़कर 25 मैच का एवरेज का योग मिल जाएगा। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से इन दोनों का मल्टीप्लाई घटा दोगे, 25वां मैच जो लास्ट खेला था उसमें कितना रन बनाया मिल जाएगा। क्या करना है, जो अगला खेला था उसके एवरेज में उसका गुणा, जो उससे पहले खेला था उसमें के एवरेज में उसका गुणा, और यहाँ से लास्ट वाले में से घटा देना है। अंतिम मैच का क्या रन था निकल जाएगा, तो गुणा करके ला दोगे। इसको हम इकाई के अंक से भी ला सकते हैं, 9 × 5 = 45 के 5 और इधर कुछ आएगा। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो किनारे 5 आएगा और कुछ आएगा, इसका 8 × 4 = 32 के 2, तो यानी कि किनारे 2 आएगा, और घटाने जाएंगे 5 में से 2 गया 3, किनारे क्या आएगा 3, लास्ट में जिसमें 3 होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर डी वाला है 53, यही आंसर होगा। तो इसको पूरी तरह से भी लगा सकते हो। तो आपका ये काम है 25 × 29 कर देना है, उसमें से 24 गुणे 28 को घटा देना है। ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लगा करके ही करना है। हो सकता है किसी में ऑप्शन मैचिंग दिए रहे तो गड़बड़ हो सकता है। ये यूनिट मेथड से, यूनिट डिजिट वाले मेथड से हमने लगाया है। आप इसको घटा करके बताइएगा क्या आंसर आता है। आगे बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पर है 49 क्वेश्चन। ठीक, अब देखते हैं 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 49वां क्वेश्चन कर रहा है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। एक मैच होता है आधा घंटा चलता है, कबड्डी वाला होगा वो भी तो कम ही चलता है, लेकिन फिर भी मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए दिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होगा। ये तो बहुत सिंपल है जी, आधा घंटा चलता है, सीधे सीधे नहीं कह रहा है कि आधे घंटा में क्या मिनट होता है, इतने मिनट चलता है, नहीं, कितने मिनट चलता होगा। आधा घंटा मतलब क्या हो गया, आधा घंटा मतलब तुरंत कहोगे, आधा मतलब आधा घंटा, अरे ये नहीं कहोगे, आधा घंटा मतलब 30 मिनट कहोगे। क्या कहोगे, 30 मिनट। तो 30 मिनट का मैच होता है। ठीक, एक राउंड हुआ, 1/10 भाग टाइम आउट के लिए दिया जाता है। अब इसका 30 का मतलब गुणा, 1/10 भाग क्या होता है, टाइम आउट। टाइम आउट, तो टाइम आउट क्या मिनट का होगा, 0 से 0 कट गया, वही 10 × 3 = 30, 3 × 1 = 3 मिनट। कितना आया, ये मिनट में था तो मिनट में आएगा, 3 मिनट का टाइम आउट होता है, सिंपली लग गया। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन सही है, इसका बी वाला हो जाएगा। इसी तरह से अगला पढ़ते हैं। अगला है 50 क्वेश्चन, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 50। एक समकोण त्रिभुज है। समकोण क्या होता है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, ये सब चीजें पढ़ते होंगे। समकोण राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या डिग्री का, 90 डिग्री, 90 डिग्री का। और इसमें कह रहा है कि जो समकोण बन रहा है इसकी 2 भुजाएं लंबवत भुजाएं, लंबवत यानी कि जो एक दूसरे पर लंब हों, यानी कि 90 डिग्री बनाती हों, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों में से एगो 12 है, एगो 5 है। ठीक, तो कह रहा है कि बताओ ये क्या होगा, और फिर इसके बाद बता देना कि तीनों का जोड़ यानी कि परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब चारों ओर की माप, जिसमें तो 3 ही ओर है, तीनों ओर की माप। तो लेकिन हमको तीसरी साइड मालूम नहीं है, कैसे लाएंगे। तीसरी साइड लाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फार्मूला लगा सकते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ये सिंपल है। क्या कहता है, कहता है मान लो अगर ये हाइपोटेनियस h है, कर्ण को h मान लिए, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार, इसको कर्ण। ठीक, तो h का जो स्क्वायर होगा, h का जो स्क्वायर होगा वह इसके और इसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 × 5 = 25 प्लस 12 = 144 h का स्क्वायर।
144 में 25 जोड़ दो, 5 4 9, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169। तो h का स्क्वायर 169 है। स्क्वायर उधर जाएगा, रूट करेगा, स्क्वायर हट जाएगा तो रूट से बाहर आएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, ये रूट में आया 169, स्क्वायर इधर उधर करेगा रूट, रूट से बाहर आएगा तो क्या दिखेगा 13, स्क्वायर रूट से बाहर आया 13। तो ये हाइट, यह जो हाइपोटेनियस है यह कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा, तो क्या करोगे, यह 12 सेंटीमीटर, यह 13, यह 5 सेंटीमीटर, सब तीनों जोड़ दो, 13 12 25 5 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो गया, परिमाप आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी तीनों ओर अगर घेरना रहे तो कितना लगेगा 30 सेंटीमीटर रस्सी लगेगी। डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, दूसरे पेज पर। हाँ, तो दूसरे पेज पर है 51 क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि 3.003 इंटू 1.5 प्लस यहाँ पर है 0.0129 प्लस 5.000125 जितना भी है को सरल करने पर लगभग मान आता है। लगभग मान, लगभग मान में यही तो सिंपल है, जब भी लगभग मान कहे तो सबको लगभग में ला दो। ठीक, कैसे करोगे देखो, 3.003 है, 3.003 इंटू 1.5, ठीक, प्लस 1.5 नहीं है 15, 15 है, 15 है, और प्लस है 0.0129 प्लस 5.002575। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे 3.003, किसी के पास 3 रुपए हों और कुछ 00 करके कुछ पैसे हों, यानी कि बहुत कम पैसे हों, तो उसको लगभग में कितने रुपए कहोगे। मान लो मेरे पास 3 रुपए हैं और कुछ पैसे हैं, तो लगभग कहोगे इसके पास 3 रुपए हैं, यही होगा। तो 3 रुपए, तो 3 रुपए मेन वैल्यू लेना है इंटू 15 प्लस 0.00, यानी कि रुपए में 0 हैं, इधर पैसे में बहुत पैसे हैं, है ना। 100 नहीं कह सकते, इसको 12 पैसे करीब कह सकते हो। तो जितने भी पैसे कह दो, 1 पैसे है ना, और कुछ चवन्नियाँ होंगी, लेकिन जो भी आएगा उसको 1 रुपये तो नहीं मान सकते हो, उसको 0 रुपये के करीब ही मानोगे, 0 मान लो। और 5 के बाद ये सब जो हैं ये पैसे हैं मान लो, तो 5 रुपये और 0 पैसे, तो लगभग 5 रुपये कह सकते हो। ठीक, ऐसे समझो कि जब भी दशमलव के बाद वाला या इससे पहले वाला भी देखोगे थोड़ा थोड़ा, अगर 5 से छोटा है तो उसको 0 ही मान लोगे। तो 3.0000 अगर मान लें तो इस 0 का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए 3.003 को हमने 3 के करीब मान लिया, 15 को मेन वैल्यू को 15 ही रहने दिया, और 0.00 को 0 के बाद 0 है दशमलव बाद, तो इसको 0 के नज़दीक मान लोगे। ऐसे ही 5.00 है तो इन सबको 0 मान लोगे, क्योंकि ये सब 5 से छोटे हैं, 5 से ये छोटा है ना, जो शुरुआत में है, तो इसकी वजह से ये सब 0 लोगे ही, ये भी 0 ले लोगे, तो 5.00 5 ले लिए। अब इसको गुणा करके जोड़ दो, 15 3 45, 45 में 0 जोड़ोगे 45 और 5 50, कितना आएगा 15 3 45 5 50, 50 आएगा, 50 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, हो जाएगा। इस तरह से करना है, मेन वैल्यू के करीब वालों को हम लोग 0 मान लेंगे और बाकी यहाँ पर देखेंगे क्या क्या मेन वैल्यूज है उसको सॉल्व कर देंगे। यही काम करना रहेगा जब भी निकटतम या लगभग वैल्यू पूछेगा तब। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। अब कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं तो उसको जल्दी जल्दी लगाते हैं। जैसे 52, ये तो हाँ 12 सही 1/16 है, कितना है 12 सही 1/16। ठीक, 16 से भाग देना है 12 को, पहले या तो इसको सॉल्व कर दें, 16 गुणे 12 करके 1 में जोड़ दें और फिर बट्टे में लिख दें। ठीक है, जो आएगा। दूसरा तरीका है शॉर्ट में, क्या कर सकते हो, 12 है 12 दशमलव लिख दो, क्या लिख दो, ये सब मत लगाओ, 12 है मेन वैल्यू, इसको लिखो और दशमलव लगा दो, 16 से 1 में भाग दो दे दो। ठीक, क्योंकि आएगा वही आंसर, 16 से भाग दे दो 1 में,
जीरो बार में जाएगा, पहले 16 सुनेंगे, सुन 1 उतरेगा, दशमलव लगेगा, ठीक, दशमलव की वजह से 1 जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ गया, ये तो ठीक है, 1 अंक बढ़ गया। फिर 1 जीरो और बढ़ाएंगे क्योंकि 16 से इसमें भाग नहीं जाएगा, 1 जीरो और बढ़ेगा, फिर जाएगा 16 छक्का 96, 96 आया, ठीक। यहाँ हासिल देगा 10 में 4, ये कट गया, जीरो बढ़ेगा क्योंकि दशमलव हमने लगाया, 1 जीरो हर स्टेप में बढ़ा सकते हैं। 16 दूनी 32, 8 आया, जीरो, ये कट गया है, फिर जीरो बढ़ेगा, 16 पचे 80, कट गया। तो कितना आया? आया हमारा 12 दशमलव, दशमलव के बाद वाली चीज़ों को यहाँ रख देते हैं, तो 0625, तो 12.0625 कौन सा आंसर है? तो देखोगे सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। तो 12.0625 सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 53, क्वेश्चन नंबर क्या है? 53। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7.7, 7.07 इसमें इतना को योगफल होगा। ये तो सिंपली जोड़ना है, तो जो सबसे बड़ा रहता है इसको सबसे पहले लिख देते हैं, इसको बढ़िया से ऐसे लिख देना 77.0077, ठीक। अगर डायरेक्ट जोड़ने लगो तो गलती हो सकता है, इसीलिए वैसे हम डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी बताने के लिए लिख देते हैं 7.007 और 7.07। ध्यान देना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दशमलव, 7.7, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ये तो एकदम सिंपल है। 7 7 7 14, 7 1 8, 7 दशमलव 7 7 7 14, 7 1 7 4 28 के 8 हासिल 2 7 2 9, 98.7847, 98.7847, हाँ बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल था, इसको भी कर लेंगे। 54 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, जितने भी अंक की छोटी छोटी संख्या पूछेगा बनाना तो है नहीं, इसमें पहले से ही रेडीमेड रहता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखना है तो पहले 1 लिखेंगे, बाकी 5 ठे 0 लिखेंगे। कितना अंक हो गए? 3 2 5 ठे 0 और 1, 5 1 6 लोग हो गए। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि छोटे अंक 1 से शुरू हो रही है, 0 से शुरू नहीं कर सकते हैं। बड़ी अंक क्या होती है? जब बड़ी से बड़ी संख्या बनाने रहे तो 9 से शुरू करते हैं, ये भी मालूम है। तो 9 9 9 9 4 बार माइनस कर दो। अंतर पूछा है तो माइनस करो, योग पूछा है तो जोड़ दो। अंतर यहाँ पर क्या होगा? इसमें गड़बड़ी मत करना, क्योंकि यहाँ 10 है, ये कैरी देगा, कैरी देकर कैरी दे हासिल दिया, 10 में से 9 गया 1, ये हो गए थे सब 9। जब हासिल मिला था 10 हुए थे, फिर अब हो गए 9, 9 में से 9 गया 0 0 0, ये 10 जो था ये क्या बन गया? 9, 9 में से कुछ नहीं गया, 9 9,000 नहीं 90,001, कितना आएगा? 9,001। सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला, ठीक हो जाएगा। तो ये सिंपल था, इसमें से 6 अंकों की बड़ी छोटी संख्या लिख के बड़ी संख्या जो है 4 अंकों वाली घटा देना। बस नाम ही है कि बड़ी संख्या है रियल में छोटी, क्योंकि अंकों की संख्या है ना, अंक जो है इसमें 4 ही हैं, इसमें 6 हैं, तो ये भारी पड़ेंगे, जीत जाएंगे सब, पटक देंगे। आगे 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहीं पे लिख देते हैं, यह तो ऑप्शन से भी हो सकता है जी, पढ़ कर सकते हो। कह रहा है कि 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने प्राप्त होता है। 2,02,000 लिखना भी अगर चाहो तो कैसे लिखोगे? पीछे से लिखो, 2,000 रुपये लिख दो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है ना, 2,000 हो गए। और 2 लाख पे चाहिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख हो गए। तो यहाँ बन गया 20 2,000, 20 और 2,000, 20 और 2,000। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? 20 और 2,000, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक, सी वाला ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं 56 पर, ट्रेन वाला है, इसको करते हैं। तो इसको सबसे पहले आप लोग करके बताइए क्या आंसर होगा। बहुत बैठे बैठे यहाँ पर देखे जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। सॉल्व करिए। 56 ये तो हाँ 56 क्या कह रहा है? कह रहा है एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय है। दिल्ली दूर नहीं, कौन कहा था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
ठीक, ये नारा दिए थे। तो दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली से अजमेर जाना है। दिल्ली क्या है? दिल्ली कैपिटल है, यहाँ से अजमेर जाना है। अजमेर, अजमेर राजस्थान, ठीक, यहाँ पर है। ठीक, तो इसमें जाने में क्या बजे चलती है? 8:15 AM पर चलती है और पहुँचती है 2:30 PM पर। कितना टाइम लगा होगा यही बताना है, घटा देने से नहीं आएगा, इसमें दिमाग लगेगा। 8:15 से चले हैं, AM मतलब सुबह चले हैं, और PM पर पहुँचे नहीं, दोपहर के करीब पहुँचे हैं, शाम होने वाला है। तो 8:15 चले हैं, 12:15 हुआ होगा कभी। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, टाइम वाले में जब देखना रहेगा कितना ड्यूरेशन चला है, कितना टाइम इंटरवल तक, तो इसमें जितना भी टाइम रहेगा उसमें 12 तक पहुंचने की कोशिश करना है, जोड़ घटाकर चाहे जैसे भी। तो देखो 8:15 से 12:15 हुआ, तो 8 के बाद 9:15, 10, 11, 12, क्या घंटा? 8, 4, 12, 4 घंटा। क्या घंटा? 4 घंटा। ठीक है, अब 12:15 से 2:30 जाना है, लेकिन 12:15 से 2:30 डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, तो 12:15 से 2:15 तक जाते हैं। कितना तक? 2:15 तक। 12:15 से 2:15 क्या घंटा लगेगा बताओ? 12 बजा, 1:15 हुआ, 1 घंटा। 12 के बाद 1:15, फिर 2:15, 2 घंटा। कितना घंटा? 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, 2 घंटा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2:15 के बाद 2:30 हुआ, तो यहाँ पर कितने का गैप है इसमें 2:15 हो रहे हैं, 2:30 हो गए, 15 मिनट का गैप है। कितने मिनट का? 15 मिनट का। तो 4 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 4 2 6 घंटा और 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो 15 मिनट। ठीक है, ऐसे लगेगा 6 घंटा 15 मिनट। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, हो जाएगा। सिंपल था। आते हैं 57 के बाद 50। अब आते हैं 57 पर। 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है। तो इसमें क्या करोगे? 270 है, 270 है, और दूसरे कौन है? 426 है, 426। इन दोनों में कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जिससे इन दोनों को भाग दें, इन दोनों को काटें, तो कितने शेष बचे? हमेशा 6 शेष बचे। तो यानी कि ये 6 एक्स्ट्रा होंगे ना, 6 एक्स्ट्रा, 6 कम कर दो। क्या करो? 6 कम कर दो। 6 कम करेंगे तो यहाँ पर कटेगा 264 आ जाएगा। कितना आएगा? 264। इसमें से 6 कम करेंगे 420 हो जाएगा। ठीक, और कहा है बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या किससे काट दें, तो इनका HCF लेंगे, मिलेगा इन सबसे छोटा, लेकिन कहेंगे बड़ी से बड़ी, अपने आप में बड़ी है जो इन दोनों काट सकती है। तो 264 और 420 दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे? HCF, यानी कि मौस। क्या निकालेंगे? मौस, महत्तम समापवर्तक निकाल दें। तो 264 कम 264, भाग डिवीजन मेथड सिंपल पड़ता है, तो ऐसे जल्दी जल्दी निकालेंगे। 6 और यहाँ पर 6 5 11 और यहाँ 156। अब ये इसमें भाग देगा 264 में। 156 एक कम 156, क्योंकि 15 दूनी 30 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा। 8 से 14 और यहाँ 0, यहाँ 1, 108। अब ये भाग देगा 156 में। 108 एक कम 108, 8 8 16, 4 48। ठीक, 48 भाग देगा 108 में, यहाँ दे देते हैं। 48 भाग देगा 108 में, तो कितना हो जाएगा? 48 दूनी 96, 48 दूनी 96 जाएगा। 8 में से 6 गया 2, 9 1 10 12, 48 में भाग देगा 12 चौक 48। एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट द आंसर 12। तो क्या आंसर मिला? 12 मिला। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला, यानी कि 12 आएगा आंसर। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, थोड़ा ध्यान देना, 56 जो क्वेश्चन था उसको हमने 57 लिख दिया था, और 57 को हमने 58 लिख दिया था बाई मिस्टेक। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, 58 को अब सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गया था, क्वेश्चन नंबर लिखने में गड़बड़ी हुआ है, आंसर में नहीं। 58 क्वेश्चन देखते हैं हम। वह संख्या कौन सी है जो 4 8 और 6 तीनों का गुणज है? 4 से भी कटे, 8 से भी कटे, 6 से भी कटे। तो 4 8 6, 6 का नियम क्या है? 4 का नियम, 8 का नियम याद होगा। 4 से कौन कटता है? अंतिम का 2 अंक कट रहा हो। 8 से कौन कटता है? अंतिम का 3 अंक जिस संख्या का कटे। और 6 से कौन कटता है? जो संख्या 2 से भी कटे,
3 से भी कटे, ठीक है, यानी कि दोनों नियम लगाना। एक चीज़ ध्यान दोगे, 8 का नियम जो है वह 4 के नियम जैसा ही है, लास्ट का 3 अंक कटे। अब लास्ट का 3 अंक कटे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों कट रहा है यानी कि तीनों कट रहा है, यानी कि दोनों वाला भी इसी में शामिल हो गया। तो 8 से जो कट रहा होगा वो 4 से भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, अगर छोटी संख्या रहती तो नहीं कटती, 4 और रहता, लेकिन 4 से अधिक का है तो कटेगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ही ऐसे नंबर्स होंगे जो ना कटें 8 से। तब देखते हैं यहाँ पर क्या आ सकता है, वह कौन सी संख्या है। तो 398 है, 4 से कटेगा, लास्ट का दोनों अंक नहीं कटेगा। 664 बी वाला ऑप्शन, 664, 6 6 12 4 16, लेकिन अंकों का जोड़ 6 6 12 4 16 हो रहा है ना। अंकों का जोड़ देखोगे 6 6 12 4 16 हो रहा है, जो कि 3 से नहीं कटेगा। जबकि यह संख्या 664 जो बी वाला है यह 8 से कट रहा है, 8 8 64 कटेगा, 2 और 8 3 24 भाग देने कट रहा है, 4 से भी कट रहा है लेकिन 6 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं ले सकते हैं। और फिर क्या है, 696 सी वाला, 696, इसको अगर काटें 4 से कटेगा, 4 से 96 कट रहा, लास्ट का 2 अंक, यानी कि ये 4 से कटेगा। 8 से कटें तो 696 है, 8 से 8 8 64, 64 और 5 8 7 56, हाँ कट रहा है। और यह 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो मिल गया है ना। 3 से क्यों कटेगा, 6 9 6 है, 9 6 15 6 21, 3 से कटेगा, यानी कि यही नंबर है, यही सी वाला है, ठीक, जो 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो इसमें नियम लगाना था, 4 का नियम लगाएं, अंतिम का दोनों अंक कट रहा था 96, 24 चौका 96। 8 का नियम लगाएं, 8 से भी ये पूरी तरह कट रहा है, ठीक। और अगर इससे काटे 87 बार में, और अगर यहाँ पर 6 का नियम लगाएं तो 6 से भी ये कट रहा है, तो इसीलिए यही है। 59, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी से नहीं, ठीक। तो कैसे है, पहली संख्या 2 है, अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है, 2 से। सबसे छोटी संख्या 2, कई बार पूछा है एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है, 2 है। दूसरे नंबर पे 3, फिर 5, फिर यहाँ पर 7 होगा, ठीक, यही है। तो कहा है 4 है, चारों का जोड़ बताओ, तो 7 5 12 3 15 2 17, चारों का जोड़ क्या है 17, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट है 60 क्वेश्चन, 60वां बोर्ड मास का क्वेश्चन, एक बोर्ड मास का क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बार भी देख लेना। तो 3 है इंटू 13 प्लस 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 3, और फिर है -12 -4 इंटू 2, ठीक। इसको सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। बोर्ड मास क्या कहता है, BOD है ना, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले 7 छक 42, इस ब्रैकेट में क्या करना है, इस ब्रैकेट में क्या करना है, इस ब्रैकेट में क्या करना है, उस काम को करेंगे। 7 छक 42, 42 में 13 जोड़ दो, 42 42 और 13 जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 1 5, 55 इंटू 3 आ गया, भागा। यहाँ पर डिवाइड है, लेकिन यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ही बाहर आएगा मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक, यानी एक डिवाइड करने लगे। 11 3 33 है ना, ये मल्टीप्लाई के रूप में, और 33 डिवाइड करेगा माइनस। जैसे जैसे सॉल्व हो रहा है ब्रैकेट के बाहर आ रहे हैं सब, इन दोनों को हमने साथ साथ लिख दिया है ताकि यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले करना रहे। 4 दूनी 8, 12 में से 8 गया 4, 4 दूनी 8 और 12 में से 8 गया, पहले मल्टीप्लाई होता है तब घटाना, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। और इसके बाद 33 इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, इस पूरे को, तो यह अपान में भी लिखा जा सकता है। जैसे 15 को भाग दे रहे हैं 3 से, तो इसको लिख सकते हैं 15/3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणे 55/33 और -4, यह जिंदा है ही, काट देते हैं। 11 3 33, 11 5 55, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 5 1 कम 5, 5 में से 4 गया 1, ठीक। यहाँ आ गया हमारा बी ऑप्शन, 1 आंसर होगा, 1 होगा आंसर, ठीक है।
तो इस तरह से सॉल्व करना था। 60 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पर सॉल्व हो गया है। यही 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आते हैं और ऐसे ही सॉल्व करोगे, थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश करोगे। हमको बताने में टाइम लगा है, ठीक, आपको किसी को समझाना रहेगा नहीं, जल्दी जल्दी लगाते जाओगे और समझ समझ के लगाना है, ये नहीं कि तुक्का मारते हुए आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।